पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि जिंदगी में इतना संघर्ष तो कर लेना ही चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास कार्यक्रम सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यह ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने, बाला साहब के विचार, और ये धनुष्यबाण ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी आपको मेरे पिताजी का चेहरा चाहिए, लेकिन पिताजी का बेटा नहीं चाहिए। जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं। जब कांग्रेस में विवाद हुआ था इंदिरा जी के समय पर, उस वक्त भी दोनों गुट को अलग अलग नाम दिए गए थे, अलग अलग चिन्ह दिए गए थे। चंद महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि शिवसेना और बाल ठाकरे परिवार को अलग किया जा सकता है, लेकिन अब शिवसेना ठाकरे परिवार का नहीं रहा। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और सिंबल यानी इलेक्शन सिंबल एकनाथ शिंदे को दे दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी है, लेकिन चुनाव आयोग का यह फैसला एक और जहां उद्धव ठाकरे उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका है, इसी बीच उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ठाकरे साहब ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शिवसेना को सुपारी देकर मारने की कोशिश की जा रही है। अब यह असली नकली की लड़ाई महाराष्ट्र की सियासत में कहां जाकर खत्म होगी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको आज का अपडेट बता देते हैं कि आज दिन भर क्या रहा इस मसले पर। तो देखते हैं, शिवसेना बनाम शिवसेना में शिवसेना के कब्जे की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सीजीआई ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि कल इसको मेंशन किया जाए तो उस पर चर्चा करेंगे। कोर्ट ने कल से फिर याचिका दाखिल करने को कहा है। आज उन्होंने भले इनकार कर दिया था, लेकिन कल के लिए उन्होंने कहा है कि इसको मेंशन किया जाए। विधान भवन में दफ्तर पर शिंदे गुट का कब्जा हो गया, जो विधान भवन है महाराष्ट्र का, वहाँ शिंदे गुट का कब्जा हो गया। लेकिन शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने अहम बैठक की। जो प्रभा देवी में शिवसेना का भवन है, मुख्यालय है, वहाँ जो है उद्धव ठाकरे साहब गए और उन्होंने वहाँ बैठक की। ठाकरे गुट का दावा है कि ये नाम खरीदने के लिए, ये आरोप है कि 2000 करोड़ में सौदा किया गया है। अभी इसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया, लेकिन इस तरह की चर्चा हो रही है। उद्धव बोले कि सिंबल छीना, पर ठाकरे नाम को कोई नहीं छीन सकता। अब बात कर लेते हैं उस फैसले की जिसने उद्धव ठाकरे की किस्मत पूरी तरह से पलट दी, यानी चुनाव आयोग के फैसले की, जिसके बाद उद्धव ठाकरे का अपने पिता की बनाई पार्टी पर से फिलहाल कंट्रोल चला गया है, क्योंकि किसी भी पार्टी की पहचान मोटे तौर पर उसका नाम और चुनाव चिन्ह होता है, और उद्धव के पास अब वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। ऐसे में बताते हैं कि वो बड़े बिंदु जिनको आधार बनाकर चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे से ये पहचान छीनी। शिवसेना का चुनाव आयोग का कहना था, जो बड़ा मुद्दा कहा कि शिवसेना का जो मौजूदा संविधान है वो अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है। ये बड़ा उसमें मुद्दा बनाया गया था। शिवसेना ने संशोधित संविधान की प्रति चुनाव आयोग को नहीं सौंपी। आयोग ने कहा जो पहले कॉपी थी उसके बाद अमेंड किया गया, लेकिन उसकी कॉपी वहाँ नहीं सौंपी गई। शिवसेना को निजी जागीर बनाने के लिए ये संशोधन किया गया था, यह आयोग का कहना है। उसकी पिटीशन पर उद्धव ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोग पदाधिकारी बना दिए, यानी कि कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वहाँ पर पदाधिकारी नहीं बनाए गए। पार्टी के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को वापस लाया गया। भले ही अब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कुछ चमत्कार कर दे, वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ठाकरे से चुनाव आयोग का फैसला मानने और आगे बढ़ने की नसीहत दी। पवार साहब ने कहा कि इसे स्वीकार कर लें और नया चुनाव चिन्ह ले लें। साथ ही इंदिरा गांधी का नाम लेकर कहा कि कभी कांग्रेस का प्रतीक 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था, इसके बाद गाय बछड़ा बना और हाथ है, और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। ऐसे में आपको बताते हैं वो वाकया जिसका जिक्र शरद पवार साहब ने किया और जिसने कांग्रेस का पूरा इतिहास बदल दिया। क्या है नया सिंबल? नया सिंबल आया 1969 की बात है। 1969 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठे और उस समय कांग्रेस टूट गई थी, कांग्रेस को तोड़ दिया गया। कामराज और मोरारजी देसाई ने अपनी पार्टी को कांग्रेस ओ नाम दिया। ये बड़े लोग थे जिनका वहाँ पर सिंडिकेट कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर के नाम से नई पार्टी उस वक्त बनाई थी। पार्टी के 2 हिस्से हो गए थे। पार्टी सिंबल को लेकर दोनों पक्ष उस वक्त चुनाव आयोग में पहुंचे थे। चुनाव आयोग पर 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस का सिंबल जो है कांग्रेस ओ को मिला, जो सिंडिकेट जो था उनको मिल गया था।
इंदिरा ने अपनी कांग्रेस के लिए गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह लिया, यानी नया चुनाव चिन्ह के साथ इंदिरा गांधी पार्टी को आगे लेकर गई। 1971 में चुनाव इंदिरा की कांग्रेस आर ने 352 सीटें हासिल करके सरकार बनाए, यानी कि चुनाव चिन्ह भी नहीं चला और चुनाव पार्टी का जो नाम था वो भी नहीं था इंदिरा गांधी के पास, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे पर जो आरोप बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने लगाकर सरकार गिराई वो था वंशवाद। वैसे शिवसेना अकेली पार्टी नहीं है जो ये आरोप झेल रही है। भारतीय राजनीति और वंशवाद एक दूसरे के हमराही रहे हैं। हाल के दौर में बीजेपी और पीएम मोदी लगातार इसे मुद्दा बनाते रहे। ऐसे में जानना ये जरूरी है कि इस वंशवाद की बेल के बारे में कि कौन सी पार्टी, मोटे तौर पर देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टियां जिनमें वंशवाद चल रहा है। सबसे पहला आरोप तो कांग्रेस पर ही लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी में भी मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश की पार्टी है। बिहार में आरजेडी है जिसमें लालू यादव और अब तेजस्वी यादव उसकी कमान संभाले हुए हैं। एनसीपी में महाराष्ट्र की पार्टी है, शरद पवार साहब है और उनकी बेटी सुप्रिया सुले जी है जो इसको संभाल रही हैं, देख रही हैं। उसमें भी पार्टी में वंशवाद का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शेख अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब, वो इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। डीएमके में भी तमिलनाडु में करुणानिधि साहब और उसके बाद स्टालिन साहब वहाँ पर लगातार रहे हैं जो इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हैं इस वक्त। जेडीएस कर्नाटक में भी एचडी देवेगौड़ा और उसके बाद उनके बेटे लगातार इस पार्टी को आगे देखते रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने क्या कहा और साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने उद्धव ठाकरे जी के लिए क्या कहा, वो एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आयोग ने जिस तरह की चर्चा की, चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया, उसके बाद शिवसेना का, खासतौर से उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है उसका भविष्य लोगों को लगा कि अंधकार में है। लेकिन शरद पवार साहब ने ये बात समझाई कि केवल चुनाव चिन्ह से और नाम से कुछ नहीं होता, आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना पर हमेशा से वंशवाद या परिवारवाद का आरोप लगता रहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वंशवाद को लेकर इन पार्टियों को घेरती रही है। आज भी कर्नाटक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सहित बाकी सभी राजनीतिक पार्टी परिवारवादी या वंशवादी दल हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद में एक परिवार है। ऐसे में सवाल है कि क्या पार्टियों पर वंशवाद भारी पड़ रहा है? क्या उद्धव को अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है? और क्या एकनाथ शिंदे बाला साहब की विरासत को संभाल पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह साहब, उद्धव गुट के शिवसेना के प्रवक्ता संजना गाड़ी जी हमारे साथ हैं, शिंदे गुट के शिवसेना नेता प्रशांत काले साहब हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र डॉक्टर संजय प्रभाकर हमारे साथ हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति और खासतौर से महाराष्ट्र और शिवसेना की राजनीति को हर कदम को बारीकी से समझते हैं। डॉक्टर प्रभाकर, मैं पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाऊं उससे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि ये क्या मसला क्या है, क्या हो गया ऐसा? देखिए, ये विचारों की लड़ाई थी। आप भी जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है जी कि जब इलेक्शन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में गठबंधन को जीत मिली थी, भारी जीत मिली थी गठबंधन को। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे का जो एक मोह था, उसकी वजह से पूरा सब कुछ बहुत पुराना, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा, 3 दशक से भी ज़्यादा टूट गया। जो बाला साहब ठाकरे ने जो संबंध एक बनाया था वाजपेयी जी के साथ जी, तो वो टूट गया। ये विचारों से अलग होना, आप सोचिए, प्रखर हिंदुत्व, जो बाला साहब ठाकरे खुद कहते थे कि जिस दिन कांग्रेस के साथ हम जुड़ेंगे उस दिन हमारी दुकान बंद हो जाएगी, मतलब हम बंद कर देंगे जी। लेकिन बाला साहब ठाकरे गए और विचारधारा के साथ ये समझौता हो गया। हम कभी नहीं समझ सकते थे, 30 साल से तो मैं वहाँ रह रहा हूँ और कोई नहीं समझ सकता था, सोच भी नहीं सकता था, कल्पना से परे था कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। लेकिन वो हो गया। ये चीज़ें जो है, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि बाला साहब ठाकरे के और कट्टर हिंदुत्ववादी, प्रखर हिंदुत्व विचारधारा को लेकर जो बाला साहब ठाकरे के साथ पुराने नेता थे, नए लीडर भी थे, उनको बहुत ठेस पहुंची। लेकिन मजबूरी में उन्होंने साथ दिया और समय का इंतजार किया और आखिरकार सबको समझ में आया कि बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के साथ जाना है
समझौता नहीं करना है। जी। ये उसका फल है। जी संजना जी, संजय जी जिस तरह से समझा रहे हैं कि विचारधारा को जब छोड़ दिया तो फिर साथी छोड़ ही देंगे जो विचारधारा के साथ थे। खासतौर से जो बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा है उससे अलग हो गई उद्धव ठाकरे की पार्टी या उद्धव ठाकरे साहब, इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी जो इन्होंने कहा, जो 40 लोग हमारे पास से चले गए, जी हमारे एमएलए मंत्री जो थे इसमें से कुछ, ये पहले से ही कांग्रेस राष्ट्रवादी जैसे पार्टियों से घूम के वहां से आए हुए लोग थे। जी वो शिवसेना में आए, उनको शिवसेना के साथ लिया गया। जी। ऐसे नहीं कि वो कभी कांग्रेस राष्ट्रवादी में नहीं थे और प्रखर मतलब शिवसेना के से ही जुड़े हुए थे। जी देखिए, और बाला साहब ठाकरे जी ने भी आनी बानी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया हुआ था। ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते जी। हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने बर्ताव किया शिवसेना के साथ, विश्वासघात किया, जी। तभी अगर उनको सही उनकी जगह दिखाने की जरूरत थी, इसलिए उद्धव साहब ने तभी कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ युति की। क्योंकि एक और कोशिश उससे पहले जो अभी ये बात कर रहे हैं, तो वही काम तो उस रात फडणवीस जी ने और अजित दादा पवार से युति करके सुबह 4 बजे शपथ ली थी। वो क्या था वो कोई समझा ही नहीं रहा है। वो क्यों इतने सहजता से भूल जाते हैं लोग। नहीं तो उसमें शिवसेना कहाँ थी? वो मतलब वो मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी जिससे युति करती है उसको पावन कर लेती है। जी। महबूबा मुफ्ती के साथ वो युति हो जाती है, वो हिंदुत्व से पावन हो जाती है। आपको ठीक लग रहा है? ये कहाँ का है? आपको ये नहीं लग रहा कि ये गलती हुई? नहीं, गलती हुई? शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी। संजना जी एक चीज समझाइए मुझे, छोटी बात कि मैंने देखा है कि सरकार में जब नहीं होते तो पार्टियां टूटती हैं। ये तो ऐसा मौका बहुत कम होता है कि आप सरकार में बैठे, मुख्यमंत्री बैठे और उसके बाद पार्टी टूट जाए, तो कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। आपको समझ में नहीं आता सर, मतलब समझ में नहीं आता, मतलब आपको सीधा आना चाहिए। सीधी बात है जी। अमित शाह जी कल आके अपना एक राजनीतिक ये छोड़ के बात करते हैं, कलवे चाटने की जैसी बात। गए टाइम जब आए उन्होंने एक और बात की, जिसको चाहिए उसकी भूमि में जाके थप्पड़ लगानी चाहिए, वहां पे आवाज आना चाहिए। तो ये जो राजनीति का स्तर है ना, वो जिस स्तर पे राजनीति लेके जा रहे हैं, और उद्धव साहब और शिवसेना के साथ, महाराष्ट्र के साथ जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये अधम पतन की ना ही सिर्फ राजनीति है, बल्कि लोकशाही का भी दमन, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और वो इसलिए कि कहीं पे उनका अहम को ठेस पहुंची, उनको सत्ता चाहिए। आज बिहार में क्या हो रहा है सर? बिहार में भी वही हम लोगों को, ठीक है, बिहार की भी बात करेंगे, अभी शिवसेना की बात कर लेते हैं। अरविंद जी के पास आऊं, लेकिन प्रशांत जी को भी एक बार समझ लेता हूं। प्रशांत काले जी, और हिंदुत्व का मुद्दा किसी ने छोड़ा नहीं है। संजना जी कह रही हैं कि विचारधारा की बात नहीं थी, आपको उनके साथ जाना था और आप तो कहीं कहीं घूमते रहे इधर उधर, तो फिर नए स्टेशन पर पहुंच गए, नई गाड़ी में बैठ गए। जी प्रशांत जी, प्रशांत जी से शायद हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अरविंद जी, ये सारी परेशानी की जड़ आपकी पार्टी है। संजना जी कह रही है कि आपको हर हाल में सत्ता चाहिए होती है, इसलिए कुछ भी करके, तोड़ फोड़ करके, मारपीट करके, जो भी करना होता है आप बना ही लेते हो सरकार। देखिए विजय जी, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचनी। जी। आप अपनी पार्टी संभाल नहीं पाए, अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, तो दूसरों को दोषारोपण कर रहे हैं। जी। कोई भी पार्टी जब कमजोर होती है, गिरती है, टूटती है, नीचे जाती है, तो उसमें दूसरों का बड़ा रोल नहीं होता है। जी। उस पार्टी का स्वयं ही बड़ा रोल होता है। जी। विजय जी, मुझे लगता है कि जिस दिन शिवसेना ने उद्धव जी के नेतृत्व में अपने नीतियों और सिद्धांतों को ताक पे रख के, आदरणीय बाला साहब के आदर्शों को ताक पे रखकर, और कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया सत्ता में साझेदारी के लिए, उसी दिन ये तय हो गया था कि शिवसेना टूट जाएगी, शिवसेना लंबी चलेगी नहीं, क्योंकि ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं था, बेमेल गठबंधन था, और जो बेमेल गठबंधन होते हैं वो चलते नहीं है, उनकी नियति टूटना ही होता है। जी। तो आप जब एनसीपी के साथ बनाए गठबंधन तब तो मेल हो जाता है, शिवसेना बनाए तो बेमेल होता है। देखिए, हमारा स्वाभाविक पसंद तो, हम तो शिवसेना के साथ ही मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। साथ में हमने चुनाव भी हम लड़े थे एक साथ, और हमने कहा भी था सरकार बनाएंगे, और चुनाव के पहले ही कहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर थी। और शिवसेना तो एकनाथ जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं?
नहीं, उसका भी मैं जवाब देता जी। हूँ। जब पोस्टर लग रहा था तो शिवसेना के लोगों ने हमारे नेता के बड़े बड़े पोस्टर जी। लगाए, हमारे पार्टी और नेता के नाम पर वोट लिया, और लेकिन जब सरकार बनने की बात थी तब कन्नी काट गए, उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए था। जी। स्वाभाविक रूप से हमारी सीट ज्यादा थी, लेकिन विजय जी जब ये सरकार बन गई बेमेल गठबंधन जी। की, तो हमने देखा कैसे 100 करोड़ प्रतिदिन वसूली में ये गवर्नमेंट लगी थी, जी जी कैसे पाल घर में साधुओं की हत्या हुई, जी। कैसे हनुमान चालीसा के पाठ पे संजना जी तो रास्ता कह ही लगाया रही जा हैं कि रहा आपको हर दिन तकलीफ होती थी कि भाई उनकी सरकार बनी हुई है और आप बाहर बैठे हो। नहीं, हमारे तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, महाराष्ट्र के जनता को तकलीफ हो रही थी। जी केवल हमें तकलीफ होती विजय जी, तो जितनी बड़ी संख्या में विधायक आए और अलग से एक दल बनाया और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, ये संभव नहीं होता। ये कि बीजेपी के तकलीफ से संभव नहीं होता। विधायकों ने साहस किया और बाहर आए, तो इसलिए आए कि महाराष्ट्र के जनता को जो गठबंधन वाली सरकार चल रही थी वो सरकार पसंद नहीं थी। ठीक है। नहीं तो लोकतंत्र में शिवसेना के जो लोग बाहर आए, वो यदि सब कुछ ठीक ठाक होता तो कभी बाहर नहीं आते, उद्धव जी। जी का साथ कभी नहीं छोड़ते। जी संजय जी, थोड़ा मुझे समझाइए ये पार्टी का सारा मसला, ये ठीक ठाक तरीके वाली बात मत समझाइए कि विचारधारा से हुआ और फिर अरविंद जी ने कहा कि भाई विचारधारा वाले लोग बाहर आ गए और संजना जी ने कहा कि वो सब लोग अलग अलग जगह से आए थे। क्या मसला क्या है? क्या उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी पर पकड़ है वो कमज़ोर क्यों हुई? असली वजह तो ये है ना। जी देखिए, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। शिवसेना बनी क्यों थी? जी कट्टर हिंदुत्ववादी, प्रखर हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर बनी थी। जी। और बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा थे, जीवित थे, तब जी। तक वैसा ही था। जी और उन्होंने कहा भी था, सभी जानते जी। हैं, वही बात नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जिस तरीके से संजना जी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा जी। कि अलग अलग पार्टियों से आए थे, मूल रूप से उसके थे, फिर चले गए, वैसी बात नहीं है। देखिए, आए क्यों थे, जी कई सालों तक क्यों थे? जी बाला साहब ठाकरे थे, और जब सरकार बनी उसके बाद छोड़ के क्यों चले गए? जी छोड़ के गए तो वापस उन्हीं पार्टियों में नहीं गए, जी वो शिंदे गुट के साथ गए। जी वही शिंदे गुट, आपको ध्यान होगा कि दीघे साहब थे, तो ठाणे एक बहुत बड़ा गढ़ है। जी इस समय अगर कहें तो पूरे महाराष्ट्र में गढ़ अगर शिवसेना का है तो ठाणे है। जी। तो वहाँ का मुखिया कौन है इस समय? महाराष्ट्र का मुखिया वही है, शिंदे जी। लेकिन जहाँ तक अभी बात होती है कि अभी बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कहे थे, आपने भी उनसे सवाल किया था। देखिए, देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? सीधी सी बात है कि यह दिखाना था कि हम आपके एक कार्यकर्ता और आपके एक एमएलए को, एक मंत्री को जो हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जी। और उनको यह दिखाना था कि एक तरीके से कि पुनर्मूषि को भव वाला चक्कर था कि आप फिर से वही बन गए। मतलब उनको बताना था भारतीय जनता पार्टी को कि भाई हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं अपना। जी लेकिन उन्होंने ये बताकर उद्धव ठाकरे जी के कद को उनको आईना में छोटा करके नहीं, लेकिन अब आप समझते हैं कि अब पार्टी पर पूरी तरह से खत्म हो गई है? चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो तो अलग इशू है, लेकिन एज ए संगठन, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, आपको लगता है कि अब उद्धव ठाकरे का जो वजूद है, ताकतवर जो वजूद था, या जो ठाकरे परिवार के नाम से जाना जाता था, वो खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ, जब सरकार बनी ये बेमेल सरकार, जी तब लोगों को बहुत गुस्सा आया, नाराजगी आई, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, फिर छोड़ के चले गए फाइनली। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं, देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी ठाकरे परिवार के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं। जी और अब चूंकि तीर धनुष चला गया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जो है पूरा खेल होगा इमोशनल ब्लैकमेलिंग का, कि किस तरीके से लोग इमोशंस को भुना पाएंगे, एनकैश कर सकते। बिल्कुल एनकैश का मामला है। देखिए जी अब महाराष्ट्र के लोगों की अगर बात करें तो वहाँ लोग बहुत सजग हैं राजनीति को लेकर, जी। सरकार बनाने को लेकर, वोट करने को लेकर, गांव घर की बात भी करें तो बहुत सजग हैं, राजनीति को लेकर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। तो ऐसे में शिवसेना की तरफ से देखिए जो गुट है उद्धव ठाकरे गुट, उनके बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया और इसमें शिंदे ग्रुप गुट को धोखेबाज बताया, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब बातें आएंगी फिर से एमएलए खड़े करने की, जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग छोड़कर दूसरे जगह गए, वो पहले से ही अपने अपने जगह में बहुत मजबूत हैं। ठीक तो है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को उनके लिए फिर से मुश्किल खड़ा होगा। करना। जी संजना जी, आप कुछ जोड़ रहे थे? इन्होंने अभी जो कहा उसमें एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया और शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण उनके पास गया है, उन्होंने शिवसेना गट उसको नाम दिया था। जी
और जो काम महाराष्ट्र में उनके आने के बाद हुए, ये क्या हुए है? महाराष्ट्र से टाटा एयरबस रहे, वेदांता फॉक्सकॉन संजना जी, रहे, वो तो ये बात बहुत बड़ी अभी project। वो बात तो होती नहीं, रहेगी। अभी सुनिए, पार्टी की बात कर लीजिए। वो अभी वक्त है project- इंट्रोस्पेक्शन का। मैं बात कर रही हूँ, प्रोजेक्ट निकल के बाहर के राज्यों में चले गए, जो खुद महाराष्ट्र में आ रहे थे। ये MIDC पोर्टल पे, CM के पोर्टल पे, औद्योगिक मंत्री के पोर्टल पे बोले गए थे, और ये बाहर निकल गए। इससे महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा बढ़ा। भाजपा शिवसेना की सरकार थी, तभी कभी आवाज नहीं निकला कर्नाटक से कि हमें महाराष्ट्र के कुछ राज्य के 40 गांव चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तो वो आवाज दी गई, वो गुहार दी गई। ठीक है, प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए। का अपमान किया गया, और ये सबका बिल एकनाथ शिंदे जी पे फाड़ा जाएगा। भविष्य में यही जाना जाएगा कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के टाइम में ये हुआ, और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं जाके साल रहे, 2 साल रहे, इसके बाद इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का कारण कोई बड़ा नहीं है, खुद उनके चंद्रकांत पाटिल जी ने बताया है। हम लोगों ने कैसे सीने पे पत्थर रख के एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया है। ठीक है, प्रशांत जी बनाया है क्योंकि शिवसेना डैमेज हो और भाजपा बढ़े जी, इनके झगड़े लगाए और इसमें भाजपा अपना काम करते रहे। ठीक है, बस यही सत्ता, ठीक है। सत्ता और सत्ता। जी प्रशांत जी, जो संजना जी कह रही हैं कि ये मुख्यमंत्री पद का चक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यानी अरविंद सिंह जी की पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ानी है, आपके कंधे पर बंदूक चला रहे हैं, और विचारधारा का तो कोई मसला ही नहीं है। विचारधारा और तो हमारे कंधे भी बंदूक रखने की जरूरत नहीं है। शिंदे साहब वे 30 साल से राजनीति में नगर स्तर से लेकर CM तक पहुंचे जी, तो हम लोग से अच्छे तरह से समझते हैं जी, कि पॉलिटिक्स कैसा करना है, राजनीति में कैसा काम करना है। और जो शिंदे साहब का लगाव है, जो पब्लिक से लगाव है, उनका काम है जी, और आज आप महाराष्ट्र में लास्ट 6 to 7 मंथ से देख रहे हो जी, कि महाराष्ट्र में इतने बड़े संख्या में सब लोग खड़े हुए हैं। 40 MLA, 13 MP और हजारों महाराष्ट्र के कारपोरेटर थे। जी, इतने लोग और लाखों कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। जी, तो ये हम लोग लेके हम लोग ने पार्टी स्टैंड किया, अभी चला रहे। अभी शिवसेना और जो मूल शिवसेना था वो हम लोग को वही संख्या देख के दिया गया, तो हम क्यों किसी का ये कंधे पे रख के चलाएंगे? हम हमारा एजेंडा चला रहे हैं ना। तो मतलब आप अलग पार्टी है, हमारे एक विचारधारा है, की विचारधारा। ठीक है, जिस जगह पे हम लोग थे उस जगह पे वो विचारधारा सब ध्यान रखी गई थी। ठीक है, पार्टी के साथ चलिए, विचारधारा महान रहे और बची रहे। धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने, बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी आपको मेरे पिताजी का चेहरा चाहिए, लेकिन पिताजी का बेटा नहीं चाहिए। जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं। जब कांग्रेस में विवाद हुआ था इंदिरा जी के समय पर, उस वक्त भी दोनों गुट को अलग अलग नाम दिए गए थे, अलग अलग चिन्ह दिए गए थे। हम चर्चा कर रहे हैं शिवसेना को लेकर। महाराष्ट्र में शिवसेना दो फाड़ जिस तरह से हुई और चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक बड़ा परिवर्तन हो गया कि उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे परिवार से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह चला गया। इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र डॉक्टर संजय प्रभाकर साहब हैं, अरविंद सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संजना जी हैं, संजना गाड़ी जी हैं शिवसेना की प्रवक्ता, और प्रशांत काले जी हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अरविंद जी, एक बात नहीं समझ में आ रही कि आप तो बड़े विशाल हृदय वाले हैं, आप नीतीश कुमार जी के पास जाते हैं, उनके पास वो सीट कम होती है तब भी आप उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, आप महबूबा मुफ्ती को बना देते हैं, और कई राज्यों में तो सरकार बदल बदल के मुख्यमंत्री बना देते हैं। ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी उद्धव जी से? और जब शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनाना था तो पहले बना देते उद्धव जी को। देखिए विजय जी, ये चुनाव पहले ही तय था और उसके पहले भी 5 साल हम सरकार चलाए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री था जी। और चुनाव के समय में भी ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा जी। लेकिन गठबंधन जाने के पहले जिस बात पे आप
सहमत होते जी। हैं, चुनाव के बाद इनकार कर जाते हैं आप, तो ये तो एक तरह से धोखा होता जी। है और धोखा हमें बर्दाश्त नहीं था। जी। इसलिए हम अपने जो वादे थे उस पर हम कायम रहे जी। और हमसे धोखा किया उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने। और आदरणीय बाला साहब जी की जो नीति है, जो सिद्धांत है, और एक समय में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ जिस दिन जाना पड़ेगा उस दिन मैं अपने पार्टी को बंद करना पसंद करूंगा। जी। आज आदरणीय बाला साहब जी भले ही स्वर्गवासी हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने और उनके फॉलोअर्स ने शिवसेना को, जो उद्धव ठाकरे जी, अरविंद जी, आपने कहा कि उसको बंद करने का काम किया आपने कहा कि छोटी पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और बड़ी पार्टी का बनेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी के हिसाब से। अब एकनाथ जी के पास शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से ज्यादा एमएलए हैं क्या? देखिए, जब एक बार इनकी सरकार हो गई और महाराष्ट्र में जो करप्शन था, महाराष्ट्र में जिस तरह से अराजकता थी, महाराष्ट्र में जिस तरह से 100 करोड़ प्रतिदिन वसूली की सरकार चल रही थी, महाराष्ट्र में जिस तरह से दाऊद गैंग से संबंध रखने वाले लोग कैबिनेट में बने हुए थे और जिस तरह से जनता तराई तराई कर रही थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि यदि कोई राष्ट्रवादी लोग बनाएंगे सरकार तो भले ही हमें बाहर से समर्थन देना हो हम देंगे, और हमने दिया। और हमारे लिए पद बड़ी बात नहीं है, और हमने मुख्यमंत्री का पद भी इसलिए स्वीकार किया कि सरकार को स्थायित्व मिले। जी। अच्छा, ये उस आपका जो ऑपरेशन नहीं कहता, कुछ प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है जब आप अपने सहयोगियों को कट टू साइज करते रहते हैं, जैसे बिहार में किया, जैसे पंजाब में किया, ऐसे शिवसेना के साथ किया हमारा लोटस। अब वो नाम तो अरविंद जी को पता होगा कौन सा ऑपरेशन है। जी देखिए विजय जी, एक भी उदाहरण इसमें से आप ऐसा नहीं बताएंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार में नीतीश जी हमें 2 बार छोड़ के गए जी, दोबारा वापस भी आए तो हमने उनको गले लगाया जी, इस बार भी वही छोड़ के गए हैं। महाराष्ट्र में भी उद्धव जी ने छोड़ा, हमने उनको नहीं छोड़ा। और महाराष्ट्र में तो दिक्कत ये थी, हमें क्या छोड़ा, उन्होंने आदरणीय बाला साहब के विचारधारा को भी छोड़ दिया। उद्धव जी ने कहा छोड़ा अरविंद जी? आपने वो आपके जो, आप बताइए, आपके वो गवर्नर साहब जो सुबह सुबह शपथ दिलाए थे, तब तो उद्धव ठाकरे से पहले आपने सरकार बनाई थी प्रभु। देखिए वो तो उस स्थिति की वो बात तो चल नहीं पाई, अलग बात है, लेकिन बनाई तो आपने। विजय जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, आपने प्रश्न पूछा है तो सुनिए। नहीं, अभी इस पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हो फिर? जी जी बोलने दीजिए। नहीं, आप एंकर नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आपको प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा। विजय जी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई थी। जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में चुना था और वहां सरकार नहीं बन पा रही थी, इसलिए हमारा दायित्व था कि हम पहल करते और अपने नीतियों और सिद्धांतों और घोषणाओं के आधार पे जो जनता में किया था उसके आधार पे सरकार गठन का प्रयास करते, और हमने किया। और ये भी सही है कि ठीक है, उसमें हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमारा जो दायित्व बनता है उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। सबसे बड़े दल होने के बाद हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते थे कि वहाँ जो स्थिति थी असमंजस में थी और हम पीछे हट जाते कि हम सरकार बनाने का प्रयास नहीं करें। ठीक है संजना जी, अब आप बोले। क्या हुआ है सर, जब से ये शुरू हुआ है, मैंने अभी तीसरा चैनल है मेरा सुबह से, ये जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता है बहुत ही ज्यादा मतलब हिंदुत्ववाद से इतने भरे हुए हैं पूरे, इनको देश की सुविधाओं के बारे में, इनको इस चीज के ऊपर आप लेके जाइए। क्या आप भारत में, महाराष्ट्र में जो महंगाई बढ़ी है उसके बारे में बात करना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े उसके बारे में बात करना चाहेंगे? आप यहाँ पे जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बारे में बात करना चाहेंगे? या फिर देश की जनता, भारत के अर्थ मंत्री जब बता रहे हैं कि शार्पनर और पेंसिल पे का जीएसटी 18% से 12% हो गया, इस पे दिवाली मनाने की बात की जाए? किस मुद्दों पे बात करना जरूरी है, उस मुद्दों पे बात कीजिए। अच्छा संजना जी, इसमें एक सवाल मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ, आप बोलिएगा। एक सवाल मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन कर लूँ, एक सवाल इसी में आपने जो पूछा, यदि उद्धव ठाकरे साहब और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते मिलकर, उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर होते मान लीजिए, तब भी आप ये सवाल पूछती अरविंद जी से? अगर ये वो सवाल जरूर पूछते, और पूछा है। शिवसेना और भाजपा की सरकार जब साथ में थी तब हर बार आपने देखा होगा, यही एकनाथ शिंदे सीएम, तभी भी वो नगर विकास मंत्री थे और वह डेवलपमेंट का ये खाता संभालते थे, और उन्होंने बताया था कि राजीनामा हम लोग जेब में लेके घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं कर रही है महाराष्ट्र के विकास के मुद्दों पे, तो हम लोग राजीनामा देंगे। और ये जाहिर सभा में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी। यही एकनाथ शिंदे है, यही है, ठीक है। और यही वही शिवसेना थी तभी भी, ये बाला साहब के विचार थे।
जी। और आज भी अगर हम साथ में होते और महाराष्ट्र विकास के मुद्दों पे अगर ऐसे उद्योग बाहर जाते, महाराष्ट्र की जनता महंगाई से मर रही है तो उसके ऊपर आवाज उठाने का काम आज भी शिवसेना करती। जी ठीक है। प्रशांत जी, आपको नहीं लग रहा शिवसेना का जो उद्धव गुट है, आज की तारीख में हम उद्धव गुट बोल रहे हैं, ठाकरे साहब की जो पार्टी थी ओरिजिनल, उनको कहीं का नहीं रहने दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपको कुछ बड़ी मदद करेंगे? आपसे खास दोस्ती है क्या? हम लोग से दोस्ती है नहीं, कोई हमारी एक पार्टी है, अलग हमारी पार्टी है, शिवसेना हमारे पास है जी तो हम लोग को उनके साथ अलायंस में हम लोग है। जी तो हम लोग हमारी पार्टी उनके साथ में अलायंस में हम लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। जी। तो आप खुश हैं? हाँ, आप खुश हैं इससे? हम खुश हैं ना, हम दोनों साथ में चल रहे हैं। अच्छा काम चल रहा है। आपने गए लास्ट 6 महीने में देखा, जी जो 6 महीने में काम हुआ है, कई सालों में काम नहीं हुआ था, वो 6 महीने में काम शिंदे साहब ने सीएम के रूप में जो है तभी से किया है। ठीक है। संजय जी, ये समझाइए मुझे कि ये जो सारा केस है केवल विचारधारा का मुद्दा है, या भारतीय जनता पार्टी का एक वो था कि हर्ट हो गए कि साहब हमारी रहते हुए भी इन्होंने सरकार अलग से बना ली, या कुछ और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? आप ज़्यादा जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या है क्या? ये देखिए, ये बीजेपी को झटका तो लगा, लेकिन झटका बीजेपी से ज़्यादा जो कट्टर शिव सैनिक, मैं शिव सैनिक बोल रहा हूँ जी, नेता नहीं बोल रहा हूँ जी, हर नेता शिव सैनिक हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कट्टर शिव सैनिक जो है, सीनियर लीडर्स हैं, यंग लीडर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा धोखा हुआ। उनको लगा कि भाई ये तो क्या हो गया, ये मिलजुल कर लड़े थे, हिंदुत्ववादी पार्टियां और हिंदुत्व विचारधारा को सपोर्ट करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर लड़े थे, ये जोरदार जो विजय मिली उसमें जो है धोखा हो गया जी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, लेकिन धोखा किसके साथ हुआ? वोटर्स, शिवसेना के जो हार्डकोर वोटर्स हैं उनको झटका लगा, क्योंकि उन्होंने कहीं पर बीजेपी खड़े हुए हैं तो कहीं शिवसेना, तो दोनों ने आपस में गठबंधन के साथ अगर इन लोग मिलकर चुनाव लड़े थे तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो ये धोखे की वजह से जो है ये पूरा मामला हुआ और शिंदे गुट बना। तो क्या आपको लगता है कि ठाकरे साहब को इसका आइडिया नहीं था कि भाई विचारधारा के मसले पर इतना बड़ा हो जाएगा? क्योंकि पूरी शिवसेना पिछले 1966 में बनी है, तब से अब तक हिंदुत्व की विचारधारा के लिए माना जाता था, मतलब भारतीय जनता पार्टी थी तब भी बाल ठाकरे साहब को माना जाता था। आपको याद हो कि बाबरी मस्जिद के गिरने की जब बात हुई तो बाल ठाकरे अकेले नेता थे जिन्होंने कहा कि शिव सैनिकों ने जाके गिराया जी। तो वो पार्टी तोड़ दे, तो ठाकरे साहब को इस बात का अंदाजा नहीं था? ये देखिए, ये जो है उद्धव ठाकरे जी जो हैं जी, शायद इस गलत, मतलब एक कहें कि असेसमेंट गलत था, और वो सोचते थे कि कोई भी शिव सैनिक उनके खिलाफ नहीं जाएगा जी। जैसे उन्होंने एक अपना बाइट भी दिया, एक स्टेटमेंट दिया था कि इनको बाला साहब ठाकरे चाहिए, बाला साहब का बेटा नहीं चाहिए। उनका स्टेटमेंट अभी देखिए वीडियो में हमारे चल रहा था आपके। तो देखिए, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा अलग, वो पर्सनालिटी थी, लेकिन अगर बेटा क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के साथ आपने समझौता कर लिया, ट्रैक वो नहीं है, वो ट्रैक नहीं है। तो उनको लगा होगा कि भले मैं इनके साथ सरकार बना लेता हूँ, शिव सैनिक तो मेरे साथ ही रहेंगे क्योंकि बाला साहब ठाकरे का मैं बेटा हूँ जी। क्योंकि उसी बात को लेकर शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इनको बाला साहब ठाकरे का चेहरा चाहिए लेकिन उनका बेटा नहीं चाहिए। तो वो धोखे में थे कि ऐसा हो सकता है। और देखिए, अचानक पानी नीचे से, जो कहते हैं कि पैरों तले जमीन खिसक गई, तो उद्धव ठाकरे जो हैं उस एक गलत धोखे में थे। एक चीज़ और समझना चाहता हूं संजय जी, क्योंकि आप शिवसेना को बहुत करीब से समझते हैं, उद्धव जी को भी, ठाकरे परिवार को भी, कि जो काम राज ठाकरे नहीं कर पाए, राज ठाकरे तो उस परिवार के सबसे विश्वसनीय लोगों में से रहे, और एक ज़माने तक तो समझा जाता था कि बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी राज ठाकरे बनेंगे, लेकिन वो अलग हो गए और सब कुछ हो गया। उस समय शिवसेना नहीं टूटी, राज ठाकरे को तो ठाकरे परिवार का एक लीडर के तौर पर जाना जाता, एकनाथ शिंदे के वक्त में टूट गई। ऐसा क्या बड़ा फर्क है? जी देखिए, वो न्यूक्लियस की बातें कहते हैं हम लोग, साइंस में कहते हैं न्यूक्लियस जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जी। तो न्यूक्लियस कौन थे? जी, बाला साहब ठाकरे थे। हाँ। वो उम्र ज़्यादा हो गई थी, बीमार भी थे, लेकिन शेर थे, वो न्यूक्लियस थे पार्टी के। और उस दिन को मैंने भी अब बहुत करीब से देखा है, उस दरमियान आपके साथ मैं काम भी करता था उन दिनों जी। तो जब राज ठाकरे को नहीं बनाकर उद्धव ठाकरे को महाबलेश्वर के अधिवेशन में कार्याध्यक्ष बनाया गया था पार्टी का, उस दरमियान की बात है, तो सब चौंके
क्योंकि सब सोचते थे कि राज ठाकरे को बनाया जाएगा। जी। हालांकि राज ठाकरे को झटका लगा, वो अलग से पार्टी बनाए। जी। वो काफ़ी हद तक उस दरमियान 3-4 साल तक बहुत जोरदार, शिवसेना को भी वोटर्स बहुत खींच कर गए उसमें। जी। लेकिन बाद में वो ढलान पर आ गए। ठीक। क्योंकि उनकी राजनीति और उनकी जो कूटनीति वाला और उनका जो विचारधारा था, उनकी जो विचारधारा थी, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। वो बिल्कुल कांग्रेस की तरह धर्मनिरपेक्ष के तौर पर सामने आए, सब पर उस पर चले गए। तो वो वापस उनको हिंदुत्व में आना पड़ा। खैर, अब वो ज़मीन उनको वो नहीं मिल सकेगी ऐसा लगता है। लेकिन आपका जो सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब है कि बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा थे तब तक फूट नहीं हुई। बाला साहब ठाकरे गए, उसके बाद भी ये फूट नहीं होती अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे होते। सीधी सी बात है। जी। संजना जी, संजय जी कह रहे हैं कि असेसमेंट गलत रहा उद्धव जी का। वो सोचते थे कि नहीं जाएंगे, सब लोग केवल इमोशनली उनके साथ जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ। संजय जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, बराबर जी। संजय जी और आप सभी यहाँ पे है लोग, इन्होंने दसरा मेलावा देखा जी। आपने देखा होगा, वहीं पे चित्र स्पष्ट हो गया है। जी। शिवसेना, महाराष्ट्र की आम जनता, शिवसैनिक जो पॉलिटिकली भी किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, वो बंदा भी 2.5 साल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी जो सबको लेके साथ चल रहे थे, संयम से चल रहे थे, लोगों की विकास के मुद्दों पे बात कर रहे थे, फैमिली मेंबर बन के कुटुंब का ख्याल रख रहे थे कोविड के कारण, इनसे जुड़ा है। और ये सभी लोग उस दिन दसरा मेला में आए थे। एक तरफ एक गर्दी थी जो खुद से आई थी, 97 साल के बूढ़े गृहस्थ सिंधुदुर्ग से आए थे, और दूसरी जगह पे जो गर्दी दिखाई पड़ी, सर कितने लिए जी। दारू से लेके जो मैदान में बोतल से गिरा हुआ था, उनको खाना भी खिलाया जा रहा था, लेकिन लोग वहां पे नहीं थे। जी। कुर्सियां खाली हो गई थी। इससे ही सिद्ध होता है कि आम जनता किसके साथ है। और इसके ऊपर भी आपको अगर देखना है तो इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आम फैसला कहाँ पे भी करे सर, इलेक्शन चुनाव आयोग फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, आखिरी फैसला जनता करेगी। जी। प्रशांत जी, दरबार में हम सबको जाना है जी, उस वक्त आपको जवाब मिलेगा। जी। प्रशांत जी, बता रही हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। प्रशांत जी, जनता के दरबार में सबको जाना, चुनाव आयोग से फैसला हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाए, संजना जी कह रही हैं, और जनता जो है यानी शिवसैनिक जो है या शिवसेना को पसंद करने वाले लोग उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। फिर क्या करेंगे आप? ये तो 1-2 साल की बात है, कहाँ चक्कर में पड़ गए आप? चुनाव होगा तभी उनको पता चला। अभी जो ये साहब का जो काम चल रहा है, महाराष्ट्र में काम चल रहा है, वो तो उसमें पता चल रहा है ना क्या है, जनता किसके साथ में हो। जी। खाली बोल के नहीं होता ना, खाली बोल के होता है क्या? ठीक है, अभी पता चलेगा, चुनाव आने दो। जी। अरविंद जी, अभी चुनाव हो गया जी। जो भी स्थानिक स्वराज संस्था का हुआ था, जो ग्राम पंचायत का इधर उधर जी। जितना भी सोसाइटी कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो उसमें तो सब जगह पे सत्ता हमारी आ रही। ठीक है, ठीक है। स्थानिक स्वराज्य संस्था आगे आगे के पता जो गरीब चलेगा। बताते हैं ना, पहले ये बताना बंद कर दे। स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो ग्राम पंचायत ये इलेक्शंस होते हैं, वो ग्रामीण मुद्दों पे होते हैं, वहाँ के जात भाई कौन है क्या है उस पे होते हैं सर। ये कभी भी गांव पैनल बनते हैं, ये कोई पार्टी के पैनल नहीं बनते, कोई बात नहीं लड़ा जाता। आपको जब चिंता नहीं है तो का दावा करना ये सब झूठी बात है। संजना जी कोई बात नहीं, आपको जब चिंता नहीं है तो कोई मुझे क्या परेशानी है। अरविंद जी, परसेप्शन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जी। अरविंद, तुम्हाला असं वाटतं है मुंबई में चल रहा है, वो आपको ऐसा लग रहा है, बाद में आपको पता चलेगा। चुनाव तो लगने दो। ठीक है। अरविंद जी, तो आने दीजिए, आने दीजिए। अरविंद जी, संजना जी का चैलेंज है कि चुनाव आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। देखिए विजय जी, मैं 2 लाइन से कहूंगा जी कि पैरों के नीचे जमीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें इसका यकीन नहीं है। जी। शिवसेना के पैरों तले जमीन निकल गई है जी। तीर कमान भी छीन गया है जी। पार्टी का नाम भी रहा नहीं जी। लेकिन दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, और ये दावे आज से नहीं किए जा रहे हैं। ये जब विधायक टूट के गए थे तब भी दावे किए जाते थे कि बहुमत हमारे पास है। जी। जब फ्लोर पे बहुमत सिद्ध करना था तो सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के ये लोग गए जी। कि वहां पे टेस्ट न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेस्ट को नहीं रोक सकते हैं। जी।
टेस्ट को देने की हिम्मत नहीं पड़ी, पहले ही रिजाइन कर दिया। और अभी चुनाव आयोग में गए थे, वहां सिद्ध नहीं कर पाए कि विधायक दल का बहुमत हो या सांसदों का बहुमत हो या कार्यकर्ताओं का बहुमत हो, इनके पास है। और चुनाव आयोग ने कह दिया है कि इनकी शिवसेना नहीं है, सब कुछ निकल चुका है लेकिन अहंकार नहीं गया है। मुझे लगता है, मैं जितना जानता हूँ कि शिवसैनिक कुछ भी सह सकता है, लेकिन विचारधारा से समझौता शिवसैनिक नहीं कर सकता है। इनके वहाँ बार बार कहा जाता है कि बाला साहब का चेहरा चाहिए लेकिन बाला साहब का बेटा नहीं चाहिए। अरे भाई, बाला साहब का विचारधारा प्रमुख चीज है। बाला साहब ने अपने विचारधारा को प्रमुखता दिया। आदरणीय बाला साहब ने कभी भी सत्ता को प्राथमिकता नहीं दिया और यही बात शिव सैनिकों को सिखाया है। शिव सैनिक किसी भी बात से समझौता कर सकते हैं, लेकिन वो अपने उसूलों से और बाला साहब के सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। इतनी छोटी सी बात है, इसको जितना जल्दी उद्धव जी का गुट समझे उतनी अच्छी बात। अरविंद जी, एक और छोटी सी बात, फिर संजना जी को मौका देंगे। आपने चुनाव चिन्ह जाने की बात और नाम जाने की बात की, तो मैं आपको याद दिलाऊं 1969 इंदिरा गांधी के वक्त में जब कांग्रेस टूटी, और उस समय जो सिंडिकेट थी वो सब दिग्गज नेता थे, समझे, बहुत सारे नाम हैं, वो सब बड़े नेता थे और उन्होंने उनको गूंगी गुड़िया भी कहा था इंदिरा गांधी को। और उनके पास न चुनाव चिन्ह बचा था ना पार्टी बची थी। बाकी हिस्ट्री तो आप जानते हैं। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी को 350 से ज्यादा सीटें मिली थी। मैं इस पर बोलूं एक लाइन? एक ही लाइन जी। देखिए, शरद पवार जी ने ऑलरेडी इनको सजेशन दिया है कि जो चला गया वो चला गया, जो बाकी है उसको सहेजिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जब आपका नीति अच्छा होगा, नियत अच्छी रहेगी और परिश्रम करेंगे तो आगे सबके लिए जगह हो सकता है। ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी तक इनको विश्वास नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ये अभी भी चाहे तो अपने जो गलतियां हुई है उसके लिए माफी मांग सकते हैं और सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। सुधार के लिए तो हमेशा ही अवसर होता है, हमेशा ही समय। संजना जी, सुधार की गुंजाइश है। ये जो लोग हैं ना, इनको खुद को अंतर्मुख होने की जरूरत है। आप जिस तरह से जमीन अगर हमारे पाँव की नीचे नहीं है, ऐसा आपका कहना है, तो हम कहेंगे कि हमारे पाँव बहुत अंदर तक है जमीन में और हवा में आप उड़ रहे हैं। आप जनता को ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि जनता सब देख रही है खुले आंखों से। जमीन के अंदर है यानी आप दलदल में फंसे हुए हैं क्या? सीबीआई, इनकम टैक्स, निवडणूक आयोग जैसी केंद्रीय यंत्रणों का, स्वायत्त यंत्रणों का उपयोग कर रहे हैं सर। जनता देख रही है। जनता जब सुप्रीम कोर्ट में एक चीज की सुनवाई हो रही है, एक केस की, तो उसके बारे में जिस आनंद फानंद में निर्णय लिया गया निवडणूक आयोग की तरफ से, वो जनता देख रही है। जो 3 आयुक्त का संजना जी वो साइन हुआ है, संजना जी, गोयल जी का जो साइन हुआ है, उस गोयल जी के ऊपर केस शुरू है। अभी तक उनकी नियुक्ति कैसे हुई उसके ऊपर आज तक प्रश्न चिन्ह है। उनके साइन से केस पास होता है। जो 16 जन है वो पात्र है कि अपात्र है, उस पर निर्णय बाकी है। बाकी के 23 जन भी उसके साथ अपात्र हो जाएंगे। आज एक सिंबल चीज बताती हूँ। मिड डे में एक कार्टून आया है सर। मिड डे में एक घर दिखा है जिसमें भगवा झंडा है और पुलिस बाहर बात कर रही है। चोर चोरी करके बाहर आ रहे हैं और उस घर के मालिक को पुलिस बता रही है, तेरे प्रॉपर्टी में से 2/3 हिस्सा इस चोर के पास है, इसलिए ये घर, ये प्रॉपर्टी इसकी। ठीक है, तो यही काम आज केंद्रीय आयोग ने किया है सर। जनता देख रही है और जनता जवाब देगी। संजय जी, जनता गूंगी नहीं है, जनता अपना जवाब वोट से देगी। ठीक है संजय जी, यदि इसको वोट की बात हो रही है और संजना जी साथ रहेंगे लोग, ठीक है, संजना जी कह रही है चुनाव जब आएगा तो जनता वोट देगी। वही मैं सवाल समझना चाहता हूँ कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो जनता है, जो शिव सैनिक है, वो इमोशनल कार्ड से या बाला साहब ठाकरे की वजह से या जो भी है उसकी वजह से फिर से ठाकरे साहब के साथ होंगे? फिर से ना कहूँ, चुनाव जब आएंगे तो क्या उनके साथ रहेंगे? नहीं तो संजना जी नाराज हो जाएंगी कि गए कहाँ हमारे साथ से। देखिए विजय जी, आप ठाकरे साहब मतलब बाला साहब ठाकरे साहब के विचारधारा की बात कर रहे हैं या उद्धव साहब ठाकरे? तो उद्धव ठाकरे साहब हैं, हम तो ठाकरे साहब ही बोलते, सभी को बोलते हैं। तो देखिए ऐसा है कि अब जो है चुनौती दोनों के लिए है जी। एक तो एकनाथ शिंदे जी के लिए ये है कि वही असली शिवसेना के वारिस हैं, शिवसेना के वारिस और विचारधारा बाला साहब ठाकरे के वारिस जी। जो समझौता हुआ उसके अलग, जो हम अलग होकर अब उनके लिए उसको फिर से जीत कर दिखाना है। दूसरी तरफ
उद्धव साहब को भी, उद्धव ठाकरे जी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। देखिए जी। बड़े ध्यान दीजिएगा, जहां भी गए मैंने देखा है, पिछले आदित्य ठाकरे जी महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र में गए, उद्धव ठाकरे जी के साथ एक परिवार के साथ कुछ लोगों की वफादारी होती है। जी परिवार के साथ बात कर रहा हूँ। जी कुछ लोग परिवार के साथ वफादारी निभाने की बात करते हैं, तो उद्धव ठाकरे जी अगर लोगों को समझाने में ये सफल हो गए, देखिए बहुत बार होता है कि भावनाएं, क्योंकि वो सीधे बोल रहे हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह चोरी कर लिया गया, साथ में ही हमारे साथ धोखा हो गया, ये भी धोखा की बात कर रहे हैं। हमको मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई थी शिवसेना का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वादा खिलाफी की गई। अगर देखिए भावनाएं, अब देखिए पूरा मामला है ना, कट टू कट है, नेक टू नेक फिनिश बोलते हैं, उस हिसाब किताब में है। ये जो चुनाव होगा पूरी तरीके से शिवसेना के दो गुट के बीच में, ये भावनाओं को कौन कितना ज़्यादा भुना पाएगा इस पे डिपेंड करता है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को भी कम नहीं समझना चाहिए इस समय कि वो बिल्कुल असफल हो जाएंगे, क्योंकि इस समय जो हम देख रहे हैं, मैं भी कई क्षेत्रों में देखा, तो भावनाएं जो हैं, वफादारी बहुत लोगों की जो हैं, वो बाला साहब ठाकरे के परिवार की तरफ से भी है। राज ठाकरे जी की घर वापसी हो सकती है कि भाई भाई जुड़ जाए संकट के वक्त में? जी ये नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता कि वो वापस लौटेंगे, वापस नहीं लौट बिल्कुल नहीं। वो अपनी पार्टी में इस समय मौजूद हैं, और वो हो सकता है कि आगे जाकर बीएमसी के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन होना तय है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वो उद्धव ठाकरे के साथ में हाथ मिलाएंगे ये बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उनको वो पुराना दिन याद होगा। ठीक है। वो महाबलेश्वर में जब अधिवेशन हुआ था और बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को पुत्र प्रेम में बना दिया था, और ये सभी शिव सैनिक जानते थे, सोचते थे कि राज ठाकरे ही असली वारिस हैं इसके लिए। ठीक है, आगे के लिए संजना जी, पुत्र प्रेम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, ये पुत्र प्रेम का नुकसान हुआ है, पुत्र प्रेम की वजह से नुकसान हुआ कि बाला साहब ने राज ठाकरे की बजाय उद्धव ठाकरे को जिम्मेदारी दी। क्यों आपको पता है, आपको मेरा बैकग्राउंड शायद पता नहीं रहेगा सर। मैं खुद विद्यार्थी सेना में गई थी, मैं काम करती थी, और मैं राज ठाकरे जी के एमएनएस में थी जी। मैं वहां पे जनरल सेक्रेटरी करके काम कर चुकी हूँ। और जिस तरह से, क्योंकि हम पहले से राज ठाकरे जी के साथ जुड़े थे स्टूडेंट विंग से जी। और उनका काम करने का तरीका हम लोगों ने देखा 2-3 साल कि बात एक करनी है और काम वो उस तरीके से नहीं जाता था। दूसरी जगह पे यही उद्धव साहब थे जिनके बारे में बोला जाता था कि बाला साहब ठाकरे है तब तक शिवसेना है, उसके बाद उद्धव साहब ठाकरे ही चला नहीं पाएंगे। जबकि अपने सातत्य से ना ही उनके पास इतना वक्तृत्व था जितना राज ठाकरे जी का है, लेकिन उनका वक्तृत्व भी उन्होंने उस जगह पे लेके छोड़ा है। उनका सातत्य, मेहनत और लोगों के साथ उनका उठना बैठना, ये जो सातत्य उनका रहा है, उसकी वजह से पार्टी बड़ी है। बाला साहब जी के पास भी ये जो अभी बात कर रहे हैं ना हवा में, उनको देखना चाहिए सच्चाई क्या है, शिवसेना किस तरह से बड़ी है। 40 एमएलए चुन के आए थे, 40 एमएलए उधर गए, उनके वोट वहां पे कैलकुलेट करके अगर निवडणूक आयोग निर्णय दे रही है तो मुझे बताइए वो पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नेता कौन थे, उसका एबी फॉर्म, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अभी तो मैं तो ये सोच रहा था, संजय जी ने बताया कि पुत्र प्रेम की वजह से, उद्धव ठाकरे जी की वजह से यहाँ पर पार्टी पहुंच गई, और अभी उद्धव ठाकरे से आदित्य ठाकरे पर पहुंच गई ये पार्टी। संजना जी को तो मौका नहीं मिला। आदित्य ठाकरे एक महाराष्ट्र का सक्षम नेतृत्व है, जिन्होंने जिस अपने कार्यकाल में 2.5 साल में उन्होंने सिद्ध किया है। महाराष्ट्र को जिस तरह से एक अच्छे नई ऊंचाई पर लेके गए, वो महानगर पालिका में, मुंबई में आप देखेंगे हिंद माता के जैसे अंडर वाटर टैंक क्रिएट करने का काम रहे, चौपाटी का सुशोभीकरण रहे। ठीक है, उसके बाद अरविंद जी बहुत कम वक्त है, एक छोटा सा ठीक है संजना जी, वक्त नहीं है, बात में आगे रहे जी। अरविंद जी एक छोटी सी बात समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रेम क्या है सर, मुझे बताइए, मुझे गोपीनाथ मुंडे जी, पंकजा मुंडे, ठीक है, कोई बात नहीं संजना जी। अमित शाह, आकाश शाह पुत्र प्रेम नहीं है। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस की चाची जी थी, वो पुत्र प्रेम नहीं दिखाई पड़ता आपको। सब जगह पे परिवार है सर, ठीक है, ठीक है, परिवारवाद। चलिए आपको खुश है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाए तो सही। ये नहीं, हम तो किसी का सही नहीं कह रहे हैं अरविंद जी, अरविंद जी ठीक है, ठीक है अरविंद जी एक छोटा सा, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। अरविंद जी एक छोटी सी बात समझना चाहता हूँ, जो अभी तक का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा पार्टी का, जो लोग कहते रहे हैं कि जो आपके साथ जाता है उसका हिसाब आप कर देते हैं, शिवसेना का तो कर दिया, अब जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, 40 में से 30 लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे, इनकी ठीक है अरविंद जी तो अब एकनाथ शिंदे को तो बनाए रखेंगे उनके ग्रुप को, या उसका भी हिसाब हो जाएगा अगले चुनाव तक?
देखिए विजय जी, मैंने पहले भी जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी जिसका हाथ पकड़ती है छोड़ती नहीं है। और ठीक है। बिहार और पंजाब का जो उदाहरण आपने दिया था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हाथ नहीं छोड़ा, अगले ने ही हाथ छोड़ा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिला के चल रही है शिंदे साहब के साथ, और ये जोड़ी लंबी चलेगी। और चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि वास्तविक जो शिवसेना है वो यही शिवसेना है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और अरविंद जी शिवसेना ठीक है, का जो चुनाव आयोग ने 3 कह दिया, अभी संबंध सुप्रीम है, कोर्ट में वो भी कुछ आगे होना है जारी और रहेगा। जनता का दरबार तो है ही। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपका, संजना जी आपका, डॉक्टर संजय प्रभाकर आपका, और प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या पार्टियों पर वंशवाद भारी पड़ रहा है। इस पर 62% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 38% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यानी ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वंशवाद से पार्टियों को नुकसान होता है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। आज का शब्द है पहचान, जिसे बनाने में किसी की जिंदगी गुजर जाती है तो दूसरा उस पहचान की जिंदगी भर खाता है। अगर कोई राजा के कुल में पैदा हुआ तो उसकी पहचान राजकुमार के तौर पर होने लगी, वहीं किसी गरीब के घर पैदा हुई संतान अपनी पहचान पाने के लिए तरसती रही। यानी पहचान जरूरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पहचान ही सब कुछ है ये भी ठीक नहीं है। वरना आज एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा होता और एक अमीर अरबपति का बेटा देश छोड़कर भागा नहीं होता। भले ही हम गांधी परिवार की बात करते हो या फिर ऐसे दलों की जो वंशवाद के बूते पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में बहुत से वाक़ये हैं जहां कल जो प्रधानमंत्री थे आज उनकी संतानें कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। चाहे वो वीपी सिंह हो, मोरारजी देसाई हो, चंद्रशेखर हो, गुजराल हो, नरसिम्हा राव हो। यानी आपके पूर्वजों की पहचान आपको पहचान तो दिला सकती है, लेकिन आपका भविष्य तो आपका कर्म तय करेगा। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, फल कर्म के अनुसार मिलेगा। ये प्रवचन नहीं है मेरा, गीता के बात सुना रहा था आपको। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।